हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स को। लास्ट लेक्चर में आपको पता होगा मैंने अल्फा डीके के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। सेम बीटा डीके होता है बेटा, जैसा अल्फा डीके पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, सेम कहानी बीटा डीके की भी है। तो शुरुआत में पढ़ेंगे बीटा माइनस डीके, देन बीटा प्लस डीके। ठीक है, तो वैसे मैं बता देता हूँ, कहानी सेम है वैसे सारी कहानी। तो हेडिंग लिखता हूँ मैं बीटा माइनस डीके। एनसीईआरटी में दोनों को सेम लिखा है, बीटा माइनस बीटा प्लस को, बट मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ। पहले बीटा माइनस डीके के बारे में लिखूंगा एंड देन फिर बीटा प्लस डीके के बारे में। एनसीईआरटी पढ़ो तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो सिंपली बीटा डीके लिखा है और दोनों के लिए रिएक्शंस लिख दी गई है। ठीक है, और एनसीईआरटी में जैसा कि इतना कहानी नहीं दी गई है जितना मैं बता रहा हूँ, तो एनसीईआरटी के लिए एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओगे तो सारी कहानी एनसीईआरटी की भी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हेडिंग लिखता हूं मैं बीटा माइनस और ये डीके, जैसा अल्फा डीके पढ़ा था ना बेटा अपन ने, वैसे ही सेम कहानी बीटा डीके की भी है। अब मैंने बीटा माइनस बता चुका आपको। बीटा माइनस क्या होता है बेटा? बीटा माइनस एक इलेक्ट्रॉन होता है क्या? सिंपली बीटा माइनस क्या होता है? सिंपली एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जैसे मान लो एक न्यूक्लियस है एक्स जेड, उसका एटॉमिक नंबर आ गया, एटॉमिक मास नंबर ए आ गया। अब ये न्यूक्लियस कन्वर्ट हो रहा है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में 0, चार्ज -1। तो यहां साथ में जो डॉटर न्यूक्लियस वाई निकलेगा बेटा, डॉटर न्यूक्लियस वाई निकलेगा, तो इस ए में एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं हुआ, और जेड में चार्ज में यहां पे एक चार्ज बढ़ जाएगा। चार्ज कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज राइट हैंड साइड के चार्ज के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जेड था तो यहाँ जेड +1, क्योंकि यहाँ -1 हो रखा है, नहीं ये एक नेगेटिव चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन के चार्ज। ठीक है, साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होगी जिसको अपन क्यू वैल्यू बोल देते हैं। अब ये जो भी क्यू वैल्यू होती है, क्यू वैल्यू का मतलब एनर्जी रिलीज इन दिस रिएक्शन, ये क्यू वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा एम सी स्क्वायर। यहाँ से इस क्यू वैल्यू का वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये क्या आ जाएगा बेटा? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा एम क्या है यहाँ पे? मास डिफेक्ट, जितना इस रिएक्शन में मास का डिफेक्ट हो रहा है तो मास डिफेक्ट निकाल लेता हूं। अब अगर मान लो जो शुरुआत का मास, अगर मैं एक एटम का मास लिखूं एम एक्स, ये एक्स वाले एटम का मास आ गया, माइनस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो इनिशियल मास आ गया। ये तो कौन सा मास आ गया मेरे पास? ये तो इनिशियल मास आ गया, माइनस मास डिफेक्ट में क्या लिखते हैं? इनिशियल मास माइनस फाइनल मास। फाइनल मास में लिखूंगा बेटा तो वाई के लिए क्या लिखूंगा? मास ऑफ वाई माइनस जेड +1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एम वाई माइनस जेड +1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो एक मास आ गया, ये तो इसका मास आ गया वाई का, साथ में ये एक इलेक्ट्रॉन भी है, ये तो y का मास का डिफरेंस माइनस एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे mx एंड my क्या है? mx एंड my आर masses ऑफ एटम x एंड एटम y। x और y एटम का मास है ये। ठीक है, mx मतलब x वाले एटम का मास, my मतलब y वाले एटम का मास। ठीक है, तो यहां तक की कहानी से अब यहां से अगर q का कैलकुलेशन करता हूं तो देखो क्या आ रहा है बेटा? mx माइनस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस my, ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये माइनस माइनस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर यहाँ से चेक करता हूँ बेटा मैं, तो ये है ना, ये ब्रैकेट क्लोज है यहाँ पे, ये ब्रैकेट मिडल वाला ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मतलब ये इनिशियल मास, इसका तो ये इनिशियल मास आ गया, माइनस ये फाइनल मास इन दोनों का, तो ये माइनस और फिर मैंने माइनस कर दिया। ठीक है ना, ये इसका मास वाई का इनिशियल मास माइनस फाइनल मास, तो इनिशियल मास माइनस ये फाइनल मास है, ये यहाँ माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये इनिशियल मास में से ये इलेक्ट्रॉन का मास भी सब्ट्रैक्ट होगा। अब ये गायब, ये गायब, ये गायब, ये गायब,
तो जो Q वैल्यू आ गई यहाँ से रिएक्शन की, एटम के मास का जो भी डिफरेंस होगा वो निकाल लेना है और C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आपके पास जो है इस एनर्जी से कितना ये वाली रिएक्शन से कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी नोट करो बच्चों जल्दी से, यहाँ तक की कहानी नोट कर लो जल्दी से बीटा माइनस डीके में। अगर न्यूक्लियस का मास दिया गया है, न्यूक्लियस का मास दिया गया है तो भी निकाल लोगे क्या मास डिफेक्ट? वो वाली रिएक्शन मैंने ही लिख रहा हूँ, ठीक है, आप खुद से समझ लेना। तो यहाँ तक की कहानी नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो Q वैल्यू आ गई, Q वैल्यू मतलब कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है इस रिएक्शन में। ठीक है, यहाँ तक की कहानी लिखो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैंने जैसा कि अल्फा डीके में बताया था बेटा, ये जो एनर्जी रिलीज हुई है यहाँ पे Q वैल्यू, ये जो Q वैल्यू एनर्जी, ये रिएक्शन में जो भी एनर्जी रिलीज हुई है या जो Q वैल्यू है, ये एनर्जी अपन ये मान लेंगे ये इन प्रोडक्ट को, ये दोनों प्रोडक्ट को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाती है। और इनिशियल में प्रोडक्ट रेस्ट में था, फाइनल में प्रोडक्ट भागेंगे, एक प्रोडक्ट इधर जाएगा तो दूसरा इधर जाएगा लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए। अब पूरी कहानी नहीं बताऊंगा मैं, डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा दोनों प्रोडक्ट की, ये जो डॉटर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की। ठीक है ना, नोट करो यहाँ तक की कहानी, फिर मैं लिखता हूं, देखो क्या है। चलो यहां तक की कहानी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं लिख रहा हूं क्या बेटा, ये जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए मुझे, काइनेटिक एनर्जी किस किस की आएगी? एक तो Y की आएगी, तो Y की जो काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा उसमें मास आएगा किसका? इलेक्ट्रॉन का, मास इलेक्ट्रॉन का, मास Y का इनटू Q वैल्यू। एंड साथ में जो काइनेटिक एनर्जी आएगी किसकी? बीटा की। यहाँ बीटा लिख देता हूँ यार इलेक्ट्रॉन की जगह, मास ऑफ बीटा, मास ऑफ बीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? मास ऑफ Y, मास ऑफ Y प्लस मास ऑफ बीटा इनटू Q वैल्यू। ठीक है, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास, अब Y डॉटर न्यूक्लियस होगा कुछ न कुछ, तो Y डॉटर न्यूक्लियस का मास तो ऑलमोस्ट पेरेंट न्यूक्लियस के बराबर है। इसका मतलब ये तो मास ज्यादा है और ये मास ज्यादा है ना, मास ज्यादा है मीन्स आपको ये पता है कि Y का जो मास है My ग्रेटर देन मास ऑफ बीटा। तो KY क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? ऑलमोस्ट ये My नीचे वाली टर्म को क्या लिख दूंगा? MB अपॉन MyQ, एंड ये टेंस टू 0 होगी ऑलमोस्ट, क्योंकि नीचे वाली टर्म बहुत बड़ी है क्या ऊपर वाली टर्म से? ये नीचे जो डिवाइड में टर्म आ रही है ऊपर वाली टर्म से बहुत बड़ी है। और यहाँ पे अगर मैं बीटा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ ऑलमोस्ट क्या आ जाएगी? My अपॉन My इंटू Q, तो ये ऑलमोस्ट टेंस टू क्या आ गई? Q। मतलब यहाँ पे ये आया कि सारी की सारी एनर्जी कौन लेके भाग गया? इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पेरेंट न्यूक्लियस रखा था, डीके हुआ, डॉटर न्यूक्लियस आ गया, और डॉटर न्यूक्लियस भी ऑलमोस्ट रेस्ट में रहा और इलेक्ट्रॉन भाग गया बहुत तेज स्पीड से। डॉटर न्यूक्लियस ऑलमोस्ट रेस्ट में क्यों रहा? ये ऑलमोस्ट रेस्ट मतलब रिएक्शन हुई, शुरुआत में रेस्ट में था, पेरेंट न्यूक्लियस रेस्ट में था, डॉटर न्यूक्लियस भी ऑलमोस्ट रेस्ट में रहा और इलेक्ट्रॉन भाग गया, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी लेके भाग गया। जैसा अपन ने पिछले उसमें कैलकुलेशन करी थी, मैंने यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेशन लिख दिया। पिछले में मैं याद दिलाता हूँ, मैंने दो चीजें बताई थी यहाँ पे बेटा, दो रिएक्शन बताई थी। क्या? एक तो बताई थी Y का जो डॉटर न्यूक्लियस का प्लस बीटा का, ये मिला के Q वैल्यू के बराबर होगा, पहला तो ये, और दूसरा लीनियर मोमेंटम की 2 मास ऑफ Y, काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y बरोबर कर दिया था √/2 मास ऑफ बीटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा। ये दूसरा इक्वेशन था। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो Y का और बीटा का काइनेटिक एनर्जी आएगा। मुझे यहां से पता लगा कि सारी की सारी एनर्जी बीटा पार्टिकल लेके भाग गया। ठीक है, सारी एनर्जी जो है कौन लेके भाग गया? बीटा पार्टिकल। अब बीटा पार्टिकल यहां से सारी काइनेटिक एनर्जी लेके भाग गया, Y ऑलमोस्ट रेस्ट में रहा। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर फिर ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे रहा? जैसे यहाँ X न्यूक्लियस रेस्ट में था, Y भी रेस्ट में है और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भाग गया, तो मोमेंटम तो सिस्टम का कंजर्व रहा ही नहीं। तो बेटा यहाँ क्या होता है, फिर वापस से यहाँ पे वो सारी स्टडी करके बताता हूँ, जैसे मैंने अल्फा पार्टिकल की बताई थी ना, वैसे सारी स्टडी करेंगे ना अभी इसकी तो समझ आएगा। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए था
मैं अगर ये जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले हैं या बीटा माइनस पार्टिकल निकले हैं, इन बीटा माइनस पार्टिकल को ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में भेज देता हूं। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड बोले तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए, वो सर्कुलर मोशन करने चाहिए सारे के सारे, और सभी सर्कुलर मोशन का रेडियस सेम सेम आना चाहिए। बट यहाँ सभी का रेडियस सेम सेम नहीं आता, सारे बीटा माइनस पार्टिकल का रेडियस सेम नहीं आता। तो कैसा आता है बेटा, अब उनका जो रेडियस आता है ना, जैसे किसी का रेडियस आया 10 सेंटीमीटर, एक का 10 सेंटीमीटर आया तो एक का आएगा 9.999, ठीक है, एक का आएगा 9.9998, 9.9997, 9.9996, 9.9995, इस टाइप से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आ रहा है, कंटिन्यूअस लगातार 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 लगातार। पिछले वाले में जब मैंने अल्फा पार्टिकल में बताया था आपको, वहां बोला था एक का 10 सेंटीमीटर, एक का 8, एक का 6, एक का 4 ऐसा आया था। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ कंटिन्यूअस लाइन से आ रहा है, 10 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर के बीच में लगातार लगातार हर एक पॉसिबल रेडियस, जितनी पॉसिबल रेडियस है, हर एक पॉसिबल रेडियस के सर्कल बन रहे हैं। तो यहां कुछ गड़बड़ हो गया। अब गड़बड़ क्यों हुआ ऐसा, यहां ये हुआ बेटा कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो एनर्जी क्यू वैल्यू एनर्जी आई है, ये क्यू एनर्जी क्या हो रही है, क्यू एनर्जी आनी चाहिए थी डॉटर न्यूक्लियस और बीटा माइनस के पास में। तो डॉटर न्यूक्लियस के पास तो कुछ आई नहीं, सारी की सारी बीटा माइनस लेके भाग गया, ठीक है। अब होता यह है बेटा, यहां पे जब भी ये रिएक्शन चलती है, ये रिएक्शन जब भी चलेगी, इस रिएक्शन में होता क्या है हकीकत में, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट होना होता है। थ्योरेटिकली तो क्या आना चाहिए था, सबका रेडियस सेम आता है, पर सेम नहीं आता। पहले मैं ये लिख देता हूं क्या, थ्योरेटिकली सबका रेडियस सेम आना चाहिए था, बट ये रेडियस डिफरेंट आया। फिर उसका रीजन अगली बार लिखते हैं अपन, यहां तक की कहानी लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं, वी कंसिडर, क्या कंसिडर कर रहे हैं, वी कंसिडर दैट all the energy is taken away by the electrons, by the electron, ठीक है। अब यहां से अपन क्या, from the above results, we will find that all the beta particles emitted will have same energy, सबका एनर्जी सेम है, will have same energy and hence they have same radius, they have same radius if passed through a region of perpendicular magnetic field, ठीक है। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे क्या होना चाहिए, देखो वापस रिपीट करता हूं, सारी की सारी एनर्जी कौन लेके आ गया, सारी की सारी एनर्जी यहां से अपन ने क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन ला दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है। तो इन सभी रिजल्ट से देखने पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं तो सभी का रेडियस क्या आना चाहिए, हर एक सबका रेडियस सेम आना चाहिए। बट हकीकत में ऐसा होता नहीं है। जैसे मान लो यहां पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे क्या होगा, यहां से बीटा माइनस पार्टिकल आ रहे हैं,
ये बीटा माइनस आ रहे हैं, तो बीटा माइनस का नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गया मान लो, तो बीटा माइनस क्यू वी क्रॉस वी से सर्कल का सेंटर इधर, तो ये इस टाइप के आने चाहिए सबके सब। ये तो थ्योरेटिकली आने चाहिए, थ्योरेटिकली तो यही बोलता है, या थ्योरी लिख देता हूँ, थ्योरी से तो सिंपल ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया गया कि सारा के सारे बीटा माइनस पार्टिकल जो है सेम रेडियस में नहीं घूम रहे हैं, उनका रेडियस सबका अलग अलग है और कंटिन्यूस लगातार यहाँ लगातार लगातार हर एक रेडियस में, हर एक पॉसिबल रेडियस में बीटा माइनस पार्टिकल्स घूम रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी लिखो, फिर जो एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट क्या आया वो आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ तक की कहानी लिखो बच्चों जल्दी से, फिर जो एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट आया उसको अपन एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। चलो यहां तक की कहानी खत्म, आगे समझते हैं। देखो क्या है, वीडियो पॉज करके कहानी लिख लेना यहां तक की। अब देखो एक्सपेरिमेंटली क्या रिजल्ट आया ये समझ लेते हैं। ये तो थ्योरेटिकल रिजल्ट था, थ्योरेटिकल तो सबका रेडियस सेम होना चाहिए था। अब एक्सपेरिमेंटली क्या है ये भी बता देता हूं। But experimentally experimental observation were completely different. Completely different. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कंप्लीटली डिफरेंट। ऑन पासिंग थ्रू ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड uniform magnetic field perpendicular to the velocity, perpendicular to the velocity, it was observed that बीटा माइनस पार्टिकल्स टेक सर्कुलर पाथ्स ऑफ डिफरेंट रेडियस having a continuous spectrum. कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। देखो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, ठीक है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब समझाता हूँ और फिर यहाँ से एक चीज़ और समझ आएगी आपको। मान लो ये ऐसा रीजन था, ठीक है, ये क्रॉस लगा दिया मैंने, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है, ये जो क्रॉस है क्या आ गया, B इक्वल टू B क्रॉस। अब यहाँ से जो बीटा माइनस पार्टिकल आ रहे हैं, ये बीटा माइनस पार्टिकल को मैं ऐसे फेंकता हूँ ना, तो मान लो एक सर्कल ये बना, ठीक है, इधर नीचे की डायरेक्शन में फेंकना, दूसरा सर्कल इसके जस्ट बगल में बनेगा, जस्ट बगल में है बेटा है, तीसरा सर्कल और जस्ट बगल में बनेगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, क्लियर है, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम यहाँ पे बना है। इस टाइप से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस मतलब लगातार एकदम, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें बहुत, जैसे ये 10 मीटर का रेडियस है तो ये 9.9999 का 9.9998 9.9997 ऐसे कंटिन्यूअस रेडियस मिल रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल गया। अब इसके पीछे का रीजन,
इसके पीछे का रीज़न ये होता है बेटा, ऐसा हो क्यों रहा है देखो, ऐसा एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट था पाउली, उसने क्या बताया कि यार जब ये बीटा माइनस निकल रहा है ना, इसके साथ में एक और पार्टिकल निकलता है, ठीक है, इसके साथ में एक पार्टिकल और निकलता है। तो पहले तो उसने बताया कि जो बीटा माइनस निकल रहा है ये हो क्या रहा है, एक्चुअल में न्यूक्लियस के अंदर एक रिएक्शन चल रही है। वो न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है एक प्रोटॉन में। न्यूक्लियस के अंदर ये सारी कहानी हो रही है। और जब वो प्रोटॉन देखो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर जो है जैसे न्यूक्लियस के अंदर 0 N1 ये न्यूट्रॉन आ गया, अभी लिखना नहीं है आपको, न्यूट्रॉन ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो साथ में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यही इलेक्ट्रॉन बीटा माइनस है। अब हो क्या रहा है, जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो एक बीटा माइनस निकलता है। अब यही बीटा माइनस पार्टिकल भाग के बाहर आ गया। अब ये बीटा माइनस पार्टिकल बाहर भाग के तो आ गया, पर इसके साथ में जो डॉटर न्यूक्लियस बना है वो तो रेस्ट में, ये भाग गया दूसरी डायरेक्शन। तो ये उसने ये बोला पाउलिंग ने कि यहाँ पे जब ये बीटा माइनस पार्टिकल निकलेगा, इस बीटा माइनस के साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो भी निकलेगा। क्या निकलेगा, एक एक्स्ट्रा फोटोन निकलेगा, और उस फोटोन को, एक्स्ट्रा फोटोन को नाम दिया अपन ने क्या, एंटी न्यूट्रिनो। और वो एंटी न्यूट्रिनो की सारी प्रॉपर्टी फोटोन के जैसी या लाइट के जैसी। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर बीटा माइनस इस डायरेक्शन में भाग रहा है, इस डायरेक्शन में भाग के जा रहा है, तो ये जो फोटोन है इस डायरेक्शन में निकलना चाहिए। और डी ब्रोगली वेवलेंथ से ये इसका लीनियर मोमेंटम तो मास इंटू वेलोसिटी लिखा ही जा सकता है, मास इंटू वेलोसिटी है तो मास है, इलेक्ट्रॉन है, बट इसका लीनियर मोमेंटम डी ब्रोगली वेवलेंथ से क्या लिख दूंगा मैं, h बाई लेमडा, h बाई लेमडा लिखा जा सकता है ना, इसका लीनियर मोमेंटम h बाई लेमडा। और यहां से उसने बोला कि ये जो एनर्जी है वो इन दोनों के बीच में डिवाइड हो रही है। अब कितनी ये ले जाएगा, कितनी वो ले जाएगा, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। इसका रेस्ट मास एनर्जी 0 होता है क्योंकि ये फोटोन है। इसका लीनियर मोमेंटम h बाई लेमडा से, इसका लीनियर मोमेंटम mv से लिख दिया। अब ये जो फोटोन है ये तो निकला अपने पास क्या, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। ऐसे सेम अपन बीटा प्लस पढ़ेंगे, उसमें यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो की जगह न्यूट्रिनो निकलेगा। और इनका जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, एक का प्लस हाफ होता है तो दूसरे का माइनस हाफ होता है। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ, एस बोलते हैं जिसको, एस का वैल्यू प्लस माइनस हाफ। तो यहाँ से और बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, ठीक है। तो कहानी लिखता हूं मैं जरा यहाँ से आगे, क्या देखो, मतलब ये बताया पाउलिंग ने क्या, कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कौन निकल रहा है, या बीटा माइनस पार्टिकल निकल रहा है, तो क्या क्या निकलेगा साथ में, एंटी न्यूट्रिनो। और ये हो क्या रहा है, न्यूक्लियस के अंदर एक रिएक्शन चल रही है, उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन जो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोटॉन में। तो लिख देता हूं मैं इसको, सारी कहानी लिख देते हैं, देखो क्या है। टू एक्सप्लेन दिस इंपॉर्टेंट, टू एक्सप्लेन दिस, क्या, ये जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आया है, introduced the extra particle called anti-neutrino. अब ये एंटी न्यूट्रिनो का ऐसा सिंबल है, ठीक है। और ये तो एंटी न्यूट्रिनो आ गया। अब अगले वाले केस में जो है एक्स्ट्रा पार्टिकल होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रिनो हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो ये एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गया, न्यूट्रिनो आ गया, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो। अब यहां हुआ क्या है, ये एक्चुअल में जो रिएक्शन चली है, एक सेकेंड, अब प्रोडक्शन ऑफ एंटी न्यूट्रिनो अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन, यहां लिखता हूं प्रोडक्शन ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, प्रोडक्शन ऑफ एंटी न्यूट्रिनो अलोंग विद इलेक्ट्रॉन, या फिर ब्रैकेट में बीटा माइनस, इलेक्ट्रॉन हेल्प्स टू एक्सप्लेन the continuous spectrum
because the energy is distributed, because the energy is distributed randomly between, randomly बटेगी है, randomly between बीटा माइनस and antineutrino, and it helps to explain the spin quantum number balance। ठीक है, यहां तक की कहानी लिखो और आगे समझाता हूं बोर्ड पे। ठीक है, ये एंटी न्यूट्रिनो निकला किसके साथ में, जब बीटा माइनस निकला। तो अब वो जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो सबका सब रेंडम है। मींस ये रेंडम इसलिए, मान लो 100 जूल का एनर्जी निकला, अब वो 100 जूल एनर्जी में से हो सकता है 100 जूल इलेक्ट्रॉन ने लिया, हो सकता है 90, 99, 97, 93, 94, कितना भी लिया जा सकता है बीच में। बचा जो एनर्जी किसका, एंटी न्यूट्रिनो का, या एंटी न्यूट्रिनो का एनर्जी दे दिया जाए तो बचा जो किसका, बीटा माइनस का। तो यहां तक की कहानी लिखो, फिर वो लिखता हूं कि न्यूक्लियस के अंदर कैसे क्या रिएक्शन चल रही है, इसको लिखो जल्दी से। वीडियो पॉज करो और यहां तक की कहानी लिख डालो जल्दी से। चलो लिख लिया होगा आप लोगों ने। देखो क्या रहा है, कहानी समझा देता हूं और आगे की। ड्यूरिंग बीटा माइनस डीके है, ड्यूरिंग बीटा माइनस डीके है, इनसाइड द न्यूक्लियस inside the nucleus a neutron is converted to a proton, with emission of an electron and एंटी-न्यूट्रिनो। ठीक है, मीन्स हुआ क्या, देखो यहाँ पे जो मैंने अभी रिएक्शन लिखी थी ना, 0n1, ये तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया, ये प्रोटॉन आ गया, साथ में ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया, साथ में ये एंटी न्यूट्रिनो आ गया। ठीक है, और जो अपन ने ओरिजिनल रिएक्शन लिखी थी, ओरिजिनल रिएक्शन ऐसा लिखा था ना, यहाँ लिखा था A, यहाँ लिखा था Z, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बनाया था, साथ में यहाँ जो वाई डॉटर न्यूक्लियस बनाया था, यहाँ Z+1, यहाँ A, यहाँ भी साथ में एक न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो निकाल देना है। ठीक है, तो ये इस टाइप की रिएक्शन आ गई बेटा। अब यहाँ पे एक ग्राफ होता है वो प्रोबेबिलिटी ग्राफ है, इसमें कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इधर लिख रहा हूं नंबर ऑफ बीटा माइनस, ठीक है, और यहां पे है नंबर ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। यहां पे जो है एनर्जी की बात हो रही है, उनका जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो क्या है, ये जो ग्राफ बनते हैं मीन्स नंबर ऑफ एंटी न्यूट्रिनो ज़्यादा, ये इस टाइप का ग्राफ बनता है, और ये वाला ग्राफ ये इस टाइप का बनता है। मीन्स जो नंबर ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल है ना, ये नंबर ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल का जो पीक है, मतलब ज़्यादा एनर्जी वाले बीटा माइनस कम होते हैं, ज़्यादा एनर्जी वाले कौन होते हैं,
ज़्यादा एनर्जी कौन लेने वाला है? ज़्यादा एनर्जी जो यहाँ से जाएगी ये किसके पास जाएगी? एंटी न्यूट्रिनो के पास में। ऐसा क्यों है? एंटी न्यूट्रिनो के पास में क्यों है ऐसा? क्योंकि वो तो फोटोन है ना, वो तो क्या है? फोटोन है, और फोटोन का रेस्ट मास तो 0 होता है। मतलब फोटोन जो है, फोटोन का मास तो अपन ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन से भी कम है, इसलिए इनका जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ये इस टाइप से आता है। ये प्रैक्टिकल ग्राफ है, रैंडम ग्राफ है ये, ठीक है। तो ये इस टाइप का ग्राफ है। तो यहाँ तक की कहानी नोट कर लो आप जरा, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ जो एनसीईआरटी में दिया है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अभी तक तो अपन ने यहाँ कोई एग्जाम्पल लिखा नहीं, एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल लिखा है, वो समझा देता हूँ। देखो क्या है प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल है। तो एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, उसमें क्या कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है? देखो बेटा, ये P है फॉस्फोरस, P3215, ये कन्वर्ट हुआ किसमें? S3216, साथ में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो निकाल लेना है। इसका ये जो रिएक्शन है इसका हाफ लाइफ पीरियड भी दिया है 14.3 डेज, मतलब 14 दिन में ये एक रिएक्शन होगी, ठीक है। यहाँ से आपको बताया था ना रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? अल्फा बीटा गामा पार्टिकल लगातार इमिट होते हैं। तो ये रिएक्शन में भी P जो है सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में एक बीटा माइनस पार्टिकल दे रहा है। तो ये रिएक्शन एनसीईआरटी में लिखी है, बाकी एनसीईआरटी में बहुत कम दिया है। मैंने इतना सारा आपको पढ़ा दिया है, जेईई नीट में सब काम आने वाला है, इसलिए मैंने इतना सारा एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। ये इधर साइड में चिपका देना, इस वाले एग्जाम्पल के नीचे लिख देना, ठीक है। नोट करो जल्दी से यहाँ तक, बीटा माइनस डीके को, बीटा माइनस डीके को नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट बीटा प्लस डीके के बारे में पढ़ लेते हैं। नोट करिए बच्चे जल्दी से। चलो यहाँ तक की कहानी लिख ली आपने। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके में क्या होता है देखो, वो भी समझते हैं, गायब करते हैं। अब बीटा प्लस डीके में मैं सारी कहानी ऐसे नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, शॉर्ट में बता दूंगा। बीटा प्लस डीके की कहानी शॉर्ट में समझेंगे, बाकी सारी उसकी कहानी एज इट इज किसके जैसी है? किसके जैसी है उसकी कहानी? सेम बीटा माइनस के जैसी, ठीक है। तो हेडिंग लिख रहा हूँ नेक्स्ट, क्या बेटा? बीटा प्लस डीके, बीटा प्लस डीके। तो बीटा प्लस डीके में क्या होगा देखो, सबसे पहले तो रिएक्शन एक्स ए जेड, यहां से डॉटर न्यूक्लियस में पहले तो बीटा प्लस बना लिया मैंने। बीटा प्लस मतलब पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन का मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, मीन्स उसका मास तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा और चार्ज प्रोटॉन के बराबर, या पॉजिटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो पॉजिटिव चार्ज उतना चार्ज आ जाएगा। यहाँ जो वाई बनेगा बेटा, ए में कोई चेंजेस नहीं हुआ, यहाँ न्यूक्लियस में 1 से कम हो जाएगा, ये ऐसी रिएक्शन आएगी शुरुआत में। तो साथ में कुछ एनर्जी निकलेगी Q, और यहाँ पे Q को जो है क्या लिखा जा सकता है? डेल्टा एम सी स्क्वायर। Q इक्वल टू क्या लिख दूंगा? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं एक्स और वाई के मास लिख लूँ, यहाँ से मास डिफेक्ट लिखते हैं, मास ऑफ एक्स, एक्स एटम का मास, माइनस जेड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो इनिशियल का मास आ गया, माइनस ये वाई का मास लिख लूँ पहले, वाई का मास माइनस जेड -1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू माइनस इसका मास भी इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होगा इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्यू वैल्यू, यहाँ एम एक्स एंड एम वाई क्या है? एम एक्स एंड, आप एक काम करो ना, सारी कहानी पहले बिना देखे भी लिख सकते हो चाहो तो रफ में, ठीक है। आर मासेस ऑफ एक्स एंड वाई एटम, एक्स और वाई एटम के मास आ गए, ठीक है ना। अब यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा इसको, तो मास ऑफ एक्स माइनस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस एम वाई प्लस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो जेड एम ई से जेड एम ई गायब हो जाएगा, ये जेड एम ई से जेड एम ई गायब हो गया, और इसमें थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, क्यों जो है एम एक्स माइनस एम वाई माइनस यहाँ ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और आ रहा है एक्स्ट्रा। वैसे इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट 0 था, तो इसको हटा भी सकते हो, ठीक है ना। तो ये इस टाइप की रिएक्शन आ रही है मास डिफेक्ट में, क्लियर है।
ये लिख लो। अब वापस यही है कि ये सारी कहानी वही लिखूंगा कि ये जो Q वैल्यू है ये इन दोनों की एनर्जी में डिवाइड हो जाएगी, सारी की सारी एनर्जी बीटा प्लस को मिल जाएगी क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है, इसका मास हल्का है, सारी एनर्जी इसको मिल जाएगी। फिर वो देखूंगा तो रेडियस सेम आनी चाहिए थ्योरेटिकली, पर प्रैक्टिकली जो है वो रेडियस ऑब्जर्व करेंगे अपन अलग अलग आएगी। फिर अपन बोल देंगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आ रहा है। फिर बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर कोई एक रिएक्शन चल रही है, वहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो की जगह पहले एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा था, यहाँ बोल दूंगा न्यूट्रिनो निकल रहा है, और वो एनर्जी डिवाइड हो रही है किसमें, न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन में, और फिर वो रैंडम डिवाइडेशन है, और वो सारी कहानी लिख के मैं खत्म कर दूंगा। यहाँ तक लिखो पहले जल्दी से, वीडियो पॉज करके यहाँ तक की कहानी लिख लो जल्दी, वीडियो पॉज करो और यहाँ तक की कहानी लिखो। चलो गायब करते हैं इसको। चलो ठीक है, आगे कहानी समझते हैं। देखो क्या अब मैं यहां से लिखता हूं क्या, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कौन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा प्लस जो होगा ये सब मिला के क्यू के बराबर होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ √2m के वाई एम वाई के वाई इक्वल टू √2m मास ऑफ बीटा प्लस इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा प्लस। तो यहाँ से निकालूंगा मैं, तो काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा पहले वाई की, तो वाई की काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी एक्चुअल में, तो मास ऑफ बीटा प्लस अपॉन मास ऑफ बीटा प्लस प्लस मास ऑफ वाई इंटू क्यू। मुझे पता मास ऑफ वाई ग्रेटर देन क्या है, मास ऑफ बीटा प्लस है। तो मैं यहाँ से क्या बोल दूंगा, जो काइनेटिक एनर्जी वाई की आएगी वो ऑलमोस्ट क्या आ जाएगी, ये नीचे वाली टर्म को बीटा प्लस अपॉन मास ऑफ वाई, और ये टेंस टू 0 होगी। ऐसे सेम मैं अगर लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा प्लस पार्टिकल की, तो क्या आएगी मास ऑफ वाई अपॉन मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ बीटा प्लस इंटू क्यू। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, वापस मैं अप्रोक्सीमेशन लगा लूंगा क्या, मास ऑफ वाई ग्रेटर देन मास ऑफ बीटा प्लस। तो मास ऑफ बीटा प्लस का जो एनर्जी आ जाएगा, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो बीटा प्लस का एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा प्लस का एनर्जी जो आ जाएगा मास ऑफ वाई अपॉन मास ऑफ वाई इंटू क्यू। ठीक है, तो ऑलमोस्ट क्या आ गई है, क्यू के बराबर ही आ गई है। अब यहाँ होना क्या चाहिए, सबका रेडियस सेम रेडियस आना चाहिए, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, सेम रेडियस आना चाहिए, बट होता क्या है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व क्या किया जाता है, ऑब्जर्व क्या, डिफरेंट रेडियस ऑब्जर्व किया। अब डिफरेंट रेडियस ऑब्जर्व किया, इसका मतलब यहां पे एक निकल के आया, कौन सा, यहां निकल के आया क्या, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट रेडियस एंड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिफरेंट रेडियस एंड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम निकल के आया, मतलब यहां से अपने पास एक नया कंसेप्ट आएगा, कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिनो। अब ये हो क्या रहा है, न्यूक्लियस के अंदर जो एक रिएक्शन चल रही है, इनसाइड न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, देखो इनसाइड न्यूक्लियस एक प्रोटॉन जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में। तो यहां लिख दूंगा मैं 1H1 कन्वर्ट हो जा बेटा किसमें, न्यूट्रॉन में। तो साथ में निकल गया क्या अपने पास, पॉजिट्रॉन, और साथ में निकला कौन, ये न्यूट्रिनो। एक चीज ध्यान रखना, जब भी न्यूट्रॉन निकलेगा रिएक्शन में, जब भी न्यूट्रॉन निकलेगा, न्यूट्रॉन के साथ में न्यूट्रिनो निकलेगा, न्यूट्रॉन के साथ में क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो। दोनों का नाम सेम, एन से शुरुआत, एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो। ठीक है ना, न्यूट्रिनो निकल गया। अब होता क्या है, इसका और इसका एनर्जी मिला के वही रैंडम डिवाइडेशन होता है। ठीक है ना, तो अपने पास जो रिएक्शन आई थी, कौन सी रिएक्शन थी, एक्स यहाँ आया था, ए यहाँ आया था, जेड कन्वर्ट हुआ था किसमें, +E0, साथ में एक वाई प्रोडक्ट बना था Z-1A, साथ में न्यूट्रिनो बना देना है ए। और यहाँ पे जो वो मैंने ग्राफ बनाया था, किस का, 2 ग्राफ बनाए थे, ये तो किसका बनाया था, नंबर ऑफ बीटा प्लस, और यहाँ क्या था, नंबर ऑफ न्यूट्रिनो। ठीक है, यहाँ पे जो है एनर्जी का ग्राफ आया था, एनर्जी, और यहाँ पे आया था
एनर्जी। बीटा प्लस के पास में जो है कम एनर्जी आती है, ज़्यादा एनर्जी जो है न्यूट्रिनो के पास वापस से। ये जो न्यूट्रिनो है ये फोटोन है, रेस्ट मास एनर्जी 0 होता है, स्पिन क्वांटम नंबर सबको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, एक रिएक्शन लिख देता हूँ जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपको भी चिपका देना है रिएक्शन। Na जो सोडियम है 2211 कन्वर्ट हो रहा है Ne 22 10, साथ में एक +1, साथ में न्यूट्रिनो लिखा देना है। ठीक है, और इस रिएक्शन का जो टी हाफ है वो दिया है, इस रिएक्शन का जो टी हाफ है वो दिया है 2.6 ईयर और राम, 2.5 साल लगेंगे अप्रोक्स इस रिएक्शन को होने में। ठीक है, यहाँ तक की कहानी लिख लो जल्दी से, यहाँ तक की कहानी लिखो जल्दी से, यहाँ तक की कहानी लिख लो जल्दी से। ये सेम है इसलिए मैंने फटाफट से लिख दिया है, बाकी बीच में पूरी थ्योरी नहीं लिखी है मैंने। आगे और लिखूंगा, अभी कुछ और लिखने वाला हूँ, पहले इसको लिखो जल्दी से। बीटा प्लस डीके में लगातार लिखना है, पहले ये फिर ये और फिर ये। ठीक है, यहाँ से आके बीटा प्लस डीके तक, यहाँ तक लिखो, फिर जो अलग है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझा देता हूँ क्या है। देखो अलग थोड़ा सा, चलो यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके, इसमें बीटा माइनस डीके वाली रिएक्शन तो इजीली हो जाती है, बट बीटा प्लस डीके होता ही नहीं है, मतलब बहुत रेयर प्रोसेस है, बहुत टाइम लगेगा या होगा ही नहीं। ऐसा क्यों, सोचो जल्दी से। वापस रिपीट कर रहा हूं, बीटा माइनस डीके इजीली हो जाता है, बट बीटा प्लस डीके होने में बहुत मीन्स होता ही नहीं है, ऐसा समझ लो आप, या फिर बहुत रेयर प्रोसेस है, ये रिएक्शन चलती ही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ जल्दी से। चलो मैं लिखता हूं, देखो यहां ऐसा इसलिए हो रहा है, बीटा माइनस डीके जो लिख रहा हूं ना, बीटा माइनस डीके, ये तो क्या हो जाता है बेटा, इजी प्रोसेस है, या इजीली ये रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ जो है न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, और मास डिक्रीज कर रहा है, मतलब मास डिफेक्ट हो रहा है, मास यहाँ डिक्रीज कर रहा है, तो ये इजीली हो जाता है। बट जो बीटा प्लस डीके है ना बेटा, क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि बीटा प्लस डीके जो प्रोसेस है वो रेयर प्रोसेस है, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए आप क्यों। ये रेयर प्रोसेस है मीन्स होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल है ये होना। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ प्रोटॉन कन्वर्ट होता है किसमें, न्यूट्रॉन में, और यहाँ मास इंक्रीज कर रहा है। क्या न्यूक्लियर रिएक्शन में मास अगर इंक्रीज करेगा तो क्यू कहां से लेके आओगे आप, क्यू क्या होता है, डेल्टा एमसी स्क्वायर, एनर्जी रिलीज। उस रिएक्शन में तो एनर्जी रिलीज नहीं होने वाली, क्यों नेगेटिव आ गया, इसका मतलब उस रिएक्शन को तो चलाने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी एक्सटर्नल। ठीक है ना, मास इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, इसलिए रेयर प्रोसेस है। शॉर्ट में लिख देना होता है बीटा प्लस डीके की कहानी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको पता होगा न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज्यादा होता है, यहाँ तक की कहानी। अब मैं उनके बारे में लिख देता हूँ, जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो निकले वो सबकी प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में भी लिख देते हैं, बट काम की इतनी ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो लिख रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, फर्स्ट दे आर लाइक फोटोन, फोटोन है वो, मैंने जैसा पहले भी बताया आपको, दे आर लाइक फोटोन्स एंड हैविंग रेस्ट मास 0। अगर रेस्ट में तो मास 0 हो जाएगा, रेस्ट मास कितना आ जाता है उनका 0। अगर इनका स्पीड c बोल दूं, स्पीड c है, वैक्यूम में होगा ऑब्वियसली, वैक्यूम में, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी को लिख देंगे E = mc²। एनर्जी जो लिख दिया जाएगा
mc² के बराबर। ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता इन पे। ठीक है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो चार्जलेस है, या सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल है। थर्ड अगर बोलूं तो इनका जो क्वांटम नंबर होता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है ना, दे हैव स्पिन क्वांटम नंबर। इनके पास में जो है स्पिन क्वांटम नंबर होता है। स्पिन क्वांटम नंबर को एस से डिनोट करते हो, प्लस माइनस हाफ। ठीक है, और फोर्थ ये एंटी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं? जो मिलके गायब हो जाए। ठीक है, दोनों मिलके गायब हो जाए। नोट कर लो जरा यहाँ तक की कहानी, नोट करिए बच्चा जल्दी से, यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक की कहानी नोट करो जल्दी से, आगे समझते हैं और क्या है। देखो अब नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास क्या, गामा डीके। ठीक है, यहाँ तक की कहानी नोट कर लो, फिर गामा डीके के बारे में समझ लेते हैं। इसका न्यूमेरिकल तो क्या ही करें, न्यूमेरिकल इजी है, बस Q इक्वल टू डेल्टा mc² लगाना होगा। Q वैल्यू आ गई, एनर्जी डिवाइड कर दो। ठीक है, थ्योरी ज़्यादा है यहाँ पे, फॉर्मूले ज़्यादा है, बाकी न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा कोई खास नहीं बनता है। चलो गायब कर दिया मैंने। नेक्स्ट आ जाता है अपन अब गामा डीके पे। गामा डीके क्या है देखो समझ लेते हैं। बीटा डीके दोनों एक जैसे ही हैं, और एनसीईआरटी में तो इवन दोनों को एक साथ लिखा है। ठीक है, एनसीईआरटी में इतना सारा रेडियस वगैरह का कैलकुलेशन इतना कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट लिख देते हैं बस वो। ठीक है, रिएक्शन मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट आ जाता है गामा डीके। गामा डीके क्या है देखो समझ लेते हैं। मामा गामा डीके, मामा नहीं है गामा है, गामा डीके। अच्छा, गामा डीके में मैंने बताया भी था आपको, जब अल्फा बीटा पार्टिकल लिमिट होते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियस जो है अपनी एक्साइटेड स्टेट में आता है। अब वो एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आते आते क्या होता है, 1-2 फोटोन रिलीज कर देता है, और वो फोटोन बहुत हाई एनर्जी के होते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के। तो उन्हीं फोटोन को अपन बोल देंगे क्या, गामा डीके, गामा रेज, गामा पार्टिकल या गामा डीके। ठीक है, तो गामा डीके क्या है देखो, गामा डीके के बारे में समझ लेते। देयर आर एनर्जी तो मैं लिख रहा हूं देखो क्या, देखो देयर आर एनर्जी लेवल्स, देयर आर एनर्जी लेवल्स इन ए न्यूक्लियस, देयर आर एनर्जी लेवल्स इन ए न्यूक्लियस जस्ट लाइक, ये सब एटम में होता है ना उसी टाइप से, जस्ट लाइक देयर आर एनर्जी लेवल्स इन एटम्स। ठीक है, जैसा एटम में होता है उसी टाइप से। नेक्स्ट, व्हेन ए न्यूक्लियस इन एक्साइटेड स्टेट, when a nucleus in excited state, when a nucleus in excited state, when a nucleus is in excited state, it can make a transition, it can make a transition to a lower energy state, by the emission of electromagnetic wave radiation, electromagnetic रेडिएशंस। ठीक है,
द एनर्जी डिफरेंस between levels in a nucleus are of the order of mega electron volt. The photons emitted, इनका जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस होता है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रीजन का होता है, तो इनका जो एनर्जी जो फोटोन निकलेगा ना वो भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का निकलेगा. द फोटोन इमिटेड बाय द न्यूक्लियस है वो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जीज. ठीक है, एंड आर कॉल्ड गामा रेस. ठीक है, गामा रेस जिनका एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है. मोस्ट ऑफ द मोस्ट radioactive nuclide after an alpha and beta decay or beta decay leave the daughter nucleus in excited state. ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में आएगा न्यूक्लियस, तो वो एक्साइटेड से नॉर्मल में आएगा ना, तो गामा रेस को इमिट करेगा. अभी मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा जो एनसीईआरटी में भी दिया है. यहाँ तक की कहानी लिख लो पहले आप लोग, याद रखिएगा, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में लिखने के लिए आ सकते हैं गामा रेस के बारे में या गामा डीके के बारे में, साथ में एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी लिख लिया होगा आप लोगों ने वीडियो पोस्ट करके. नहीं लिखा है तो जल्दी से लिखो, वीडियो पोस्ट करो और कहानी लिख लो जल्दी से. ठीक है, तो मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखो यहां पे ये जो CO है, CO 6027, यहां से बीटा माइनस डी के होने के बाद में एक एनर्जी लेवल पे आ गया, साथ में एक गामा फोटोन निकलेगा, फिर कुछ एनर्जी लेवल आएगा, फिर एक और फोटोन निकलने के बाद ये कन्वर्ट होगा Ni 60 में 28. ठीक है, मतलब हुआ क्या है, देखो यहाँ जो CO 60 था ना, कोबाल्ट 27 कन्वर्ट हुआ किस में, Ni 60 में. ठीक है, यहाँ 28 हो गया, मतलब साथ में एक बीटा माइनस पार्टिकल निकल गया होगा. तो ये जो बीटा माइनस, दो बीटा माइनस निकलने के बाद यहाँ पे एक फोटोन निकला. ठीक है ना, इसका एनर्जी लेवल डाउन होगा, और ये जो फोटोन निकलेगा, यहाँ पे जो गामा फोटोन निकला होगा, वो जो गामा फोटोन का एनर्जी होगा, ये वाला गामा फोटोन, ये जो गामा फोटोन निकलेगा 1.17 MeV का निकलेगा, और एक और गामा फोटोन निकलेगा, ये निकलेगा 1.33 MeV का. ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम बना दिया बेटा मैंने. ठीक है, डायग्राम याद रख सकते हो, याद रखिए, एनसीईआरटी में भी दिया है. चलो यहाँ तक की कहानी लिखो जल्दी से, यहाँ तक की कहानी लिख डालो बच्चे, फिर मैं वीडियो पोस्ट करके लिख लो, फिर आगे वाली कहानी समझते हैं अपन. अब एक और टर्म समझा देता हूँ, के कैप्चर. के कैप्चर क्या है, देखो वीडियो पोस्ट करके लिख लिया होगा आपने.
एक टर्म आती है के कैप्चर। के कैप्चर क्या है उसको भी समझ लेते हैं। के और कैप्चर, नाम से पता लग रहा है। के बोले तो के शेल का एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, के शेल का एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ने कैप्चर कर लिया। के शेल का एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया किसने बेटा? न्यूक्लियस ने। न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन है ना उसमें पॉजिटिव चार्ज है। के शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, कैप्चर कर लिया, खा गया। क्या बनाएगा देखो, मैं रिएक्शन लिखता हूं नीचे। एक इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन को बेचारे को पकड़ लिया किसने? के शेल न्यूक्लियस ने, और यहां से मिला के बना दिया क्या? प्रोटॉन, सॉरी न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन के साथ में बना देना है आपको न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन के साथ में हमेशा बनता है न्यूट्रिनो, ठीक है। न्यूट्रॉन जब भी रिएक्शन में न्यूट्रॉन निकलेगा न्यूट्रिनो भी निकलेगा। अब एक चीज सुनना ध्यान से, ये बीटा प्लस डीके नहीं है, उससे थोड़ी अलग रिएक्शन है, ठीक है ना। तो यहां क्या हो रहा है बेटा? के शेल के एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने कैप्चर किया और न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ कंबाइन होके न्यूट्रॉन बना दिया और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, ठीक है। अगेन रिएक्शन जो है ये रेयर प्रोसेस है। रेयर प्रोसेस क्यों है? क्योंकि मास इंक्रीज कर रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो लिख देते हैं इसकी थ्योरी क्या है, देखो। In this process होता क्या है देखो। In this process the nucleus capture one of the atomic electron from the K shell, ठीक है। और प्रोटॉन जो है रिएक्शन तो आपको समझ में आ गई होगी। और रेयर प्रोसेस है, यहाँ लिख देता हूँ रेयर प्रोसेस क्यों है? क्योंकि अगेन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है और मास इंक्रीज कर रहा है, इसलिए रेयर प्रोसेस बोल रहा हूँ, ठीक है। और एक टर्म और लिख लेना है, जब भी न्यूट्रॉन बनेगा, whenever a neutron is produced, जब भी न्यूट्रॉन बनेगा ना, whenever neutron is produced, a neutrino, साथ में न्यूट्रिनो भी बनेगा। न्यूट्रिनो इज ऑल्सो प्रोड्यूस, न्यूट्रिनो भी बनेगा हमेशा साथ में, ध्यान रखिएगा जब भी न्यूट्रॉन बनेगा, ठीक है। नोट कर लो जरा यहाँ तक की कहानी। और अब अपन ने आज वाले लेक्चर में अल्फा डीके पिछला लेक्चर में पढ़ लिया था, आज वाले लेक्चर में बीटा डीके, गामा डीके और के कैप्चर की कहानी समझ ली। मतलब अपना चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे है। एक लेक्चर या दो लेक्चर जो भी आएंगे आगे, उनमें अपन सिंपल सा आसान कहानी बची अब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, चेन रिएक्शन, बाकी चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है बच्चों। तो आज वाला लेक्चर अपन यहीं पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए लगातार, ये चैप्टर्स ऐसे हैं मॉडर्न फिजिक्स के सारे चैप्टर, इनमें थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, न्यूमेरिकल कम है, न्यूमेरिकल बनते हैं तो वो भी आसान से न्यूमेरिकल है। स्कोरिंग चैप्टर से हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चाहे आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो बहुत आसानी से स्कोर हो जाएगा, नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लो तो भी स्कोरिंग। इसलिए इन चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है बच्चों, ठीक है। अपना मॉडर्न फिजिक्स ऑलमोस्ट खत्म होने को है, ये एक दो लेक्चर और आएंगे, फिर मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर वाला पार्ट है ये भी खत्म हो जाएगा। तो आज वाला लेक्चर यही खत्म करते हैं बच्चों, थैंक यू।